हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत एवं उपागम। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। क्या है व्यवहारवाद और क्या है उत्तर व्यवहारवाद, इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं और पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, इन समस्त प्रकार की रणनीति पर हमारी चर्चा रहेगी। यदि आपके सिलेबस में राजनीतिक सिद्धांत और उपागम के अंतर्गत व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद नामक टॉपिक शामिल है तो यह वीडियो सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक रामबाण औषधि के रूप में ये वीडियो सीरीज परीक्षा में सफलता के लिए कारगर साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जो आपकी परीक्षा में और अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए तुरंत आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है इस टॉपिक से संबंधित। व्यवहारवाद मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? व्यवहारवादी मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? डेविड एफ्टर, लॉर्ड ब्राइस, हरमन फाइनर, डेविड ईस्टन। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, डेविड ईस्टन का यह कथन है। मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त होगी, यह बात डेविड ईस्टन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति यानी अपनी रचना पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो 1953 में प्रकाशित हुई, ये ईस्टन की बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ईस्टन ने अपनी कौन सी पुस्तक में कहा कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है? इस प्रकार का भी सवाल बन सकता है। तो उत्तर होगा पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो 1953 में आई। डेविड ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। यानी कि राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर, यानी एक समाज की उपव्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था, उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है और उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी डेविड ईस्टन को कहा जाता है। व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता चार्ल्स ई मेरियम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता चार्ल्स ई मेरियम को कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन, उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी डेविड ईस्टन को कहा जाता है, जिसके बारे में हम और महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे आगे। और क्या अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है? डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 के अंतर्गत पहल राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।
अपने इस लेख में, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तार्किक प्रत्यक्षवाद, मार्क्सवादी चिंतन, नव मार्क्सवाद, औपचारिक संस्थावाद। व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, तार्किक प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन आपका ए राइट हुआ। व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण और मापन और सत्यापन किया जा सकता है। यानी कि व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद रेशनल पॉजिटिविज्म की विचारधारा से प्रभावित है, और तार्किक प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद एक दूसरे को समांतर पूरक के रूप में मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण किया जा सके, उसका मापन किया जा सके और उसका सत्यापन किया जा सके, इस पर बल देता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। यानी कि राजनीति को एक विज्ञान की भांति प्रस्तुत करना चाहता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद तथ्य पर सबसे अधिक बल देता है और मूल्यों को नकारता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। थ्री नंबर, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, कार्ल जे फ्रेडरिक, मार्टिन ए कापलान, डेविड ईस्टन, पीटर एच मर्केल। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन है जो इस पुस्तक के लेखक है। ये कब आई? 1965 में। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डेविड ईस्टन की चुनिंदा पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा रही है। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में प्रकाशित हुई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस पुस्तक के बारे में और क्या इन्होंने कहा है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 के लेखक डेविड ईस्टन है। इस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके, यानी कि सिद्धांत निर्माण किस प्रकार किए जा सकते हैं उनका व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के आनुभविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया है। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया है। यानी कि राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? उपादेयता, कार्य, उपादेयता तथा कार्य दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म किस पर बल देता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपादेयता तथा कार्य दोनों पर। अब उपादेयता के लिए जो शब्दावली प्रयोग में हो सकती है वो प्रासंगिकता भी हो सकती है। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता
यानी कि रिलीवेंस, इंग्लिश शब्द आएगा रिलीवेंस और इसके लिए आ रहा है एक्शन, कार्य। रिलीवेंस एंड एक्शन, इन दोनों पर बल देता है उत्तर व्यवहारवाद। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। यानी कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन दोनों का जनक कौन है? डेविड ईस्टन है। जबकि व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कौन है? चार्ल्स ई मेरियम है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत वो तथ्यों पर अधिक बल दे रहे थे। व्यवहारवाद में वे राजनीति को विज्ञान की भांति प्रस्तुत कर रहे थे, मूल्यों को नकार रहे थे। उसकी जड़ता और दिशाहीनता के कारण व्यवहारवाद राजनीति को एक विज्ञान की भांति प्रस्तुत करने में असफल हो गया था। उसकी असफलता को देखते हुए डेविड ईस्टन खुद 1969 में 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की। तो डायरेक्ट सवाल आएगा, उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा कब हुई, किसने की? डेविड ईस्टन ने की। कब की? 1969 में, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है या उत्तर व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है, यानी कि प्रासंगिकता और एक्शन, या इसको आप कह सकते हैं क्रीडो एंड रिलीवेंस, इन दोनों पर बल देता है कौन? उत्तर व्यवहारवाद या नव व्यवहारवाद। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। कथन है कि हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न हो या संबंध ही न रह जाए। यह कथन किसका है? यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही नहीं रह जाए। यह कथन किस विद्वान का है? रॉबर्ट डहाल, लियो स्ट्रॉच, मैक्स वेबर, बर्नार्ड क्रिक। तो इस 5 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ई, रॉबर्ट डहाल ने कहा था व्यवहारवाद के प्रति, क्योंकि व्यवहारवाद मूल्यों को नकार रहा था और तथ्यों को एक तरफ रख रहा था, तथ्यों को प्राथमिकता दे रहा था व्यवहारवाद। उसके संबंध में रॉबर्ट डहाल ने कहा कि तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हो। क्योंकि डेविड ईस्टन जैसे विद्वान व्यवहारवाद के तहत राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे थे। उनका वो प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसके संबंध में उन्होंने ये कथन कहा है रॉबर्ट डहाल ने। ऑप्शन आपका ही राइट होगा। तो ये कथन रॉबर्ट डहाल का है, हमारे लिए एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन रॉबर्ट डहाल का है। रॉबर्ट डहाल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञान की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है। यानी इन्होंने कहा कि जिस प्रकार डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के तहत राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक विज्ञान के रूप में उसे प्रस्तुत करना चाह रहे थे, लेकिन वह असफल हो गए, क्योंकि इसमें करने में एक समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। रॉबर्ट डहाल कहता है कि किसी विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है और जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह भी मानव एवं मानवीय समाज का है। तो ये बात कहते हैं कौन? रॉबर्ट डहाल।
यानी कि ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग मूल्य होता है और वह अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करता है। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह भी मानव और मानवीय समाज का है। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में परंपरागत उपागम, व्यवहारवादी उपागम और उत्तर व्यवहारवादी उपागम का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यानी कि राजनीति का परंपरागत उपागम किस पर बल देता है, व्यवहारवादी उपागम किस पर बल देता है और उत्तर व्यवहारवादी उपागम किस पर बल देता है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सारणी आपके समक्ष है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और मुख्य मुख्य बिंदु क्या है। तो आइए उन्हें हम चेक करते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले बात करें कि राजनीति का परंपरागत उपागम ये क्या कहता है। तो यह उपागम है जो तथ्यों व मूल्यों को अंतः संबंध करता है, यानी उन्हें जोड़ता है, उनको जोड़कर देखता है, उनको अलग नहीं करता है। यानी कि राजनीति का परंपरागत उपागम तथ्य व मूल्य को अंतर संबंधित करते हुए राजनीति का अध्ययन करता है, दोनों का समावेश करता है। जबकि व्यवहारवादी उपागम तथ्य व मूल्य दोनों को पृथक करता है, यानी उन्हें अलग करता है, केवल तथ्य पर बल देता है। कौन? व्यवहारवादी उपागम केवल तथ्य को प्राथमिकता देता है, जबकि मूल्यों को वह नकार देता है, क्योंकि राजनीति को एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना है, जिसमें मूल्य का कोई स्थान नहीं है। यदि मूल्य होंगे तो राजनीति को हम विज्ञान नहीं बना सकते। इस प्रकार मूल्यों को नकारने का काम करता है, केवल तथ्यों को प्राथमिकता देता है। कौन? व्यवहारवादी उपागम। जबकि उत्तर व्यवहारवाद तथ्य प्लस मूल्य दोनों को एक्शन और रिलीवेंस से जोड़ता है, यानी कार्य और सार्थकता से जोड़ता है। कार्य, सार्थकता या उसे हम कह सकते हैं प्रासंगिकता से जोड़कर देखता है। कौन? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य प्लस मूल्य को एक्शन एंड रिलीवेंस से जोड़ता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि राजनीति का परंपरागत उपागम आदेशात्मक तथा मानकीय है, नॉर्मेटिव है, जबकि व्यवहारवादी उपागम गैर आदेशात्मक, विषयपरक और व्यवहारपरक है। ये इस प्रकार के सवाल डायरेक्ट परीक्षा में आते हैं कि राजनीति के परंपरागत उपागम की क्या विशेषताएं हैं या नहीं है, राजनीति के व्यवहारवादी उपागम की क्या विशेषताएं हैं या नहीं है, राजनीति के उत्तर व्यवहारवादी उपागम की कौन सी विशेषता है या नहीं है। कथन या कारण वाले भी सवाल आ सकते हैं, सत्य असत्य वाले भी सवाल आ सकते हैं। तो हमें 360 डिग्री अध्ययन करना है। तो इस प्रकार परंपरागत उपागम आदेशात्मक और मानकीय है, जबकि व्यवहारवादी उपागम गैर आदेशात्मक, विषयपरक और व्यवहारपरक है। जबकि उत्तर व्यवहारवादी उपागम है जो मानवीय दृष्टि से समस्या अभिमुखी है। पॉइंट नंबर 3, यह गुणात्मक है। परंपरागत राजनीति उपागम है जो गुणात्मक है, जबकि व्यवहारवादी उपागम है परिमाणात्मक, जिसका मापन किया जा सके, इस पर बल देता है। और उत्तर व्यवहारवादी उपागम परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों पर बल देता है। यानी कि उत्तर व्यवहारवादी उपागम परंपरागत और व्यवहारवाद दोनों से सामग्री ग्रहण करता है, दोनों से कुछ न कुछ ग्रहण करता है उत्तर व्यवहारवाद। पॉइंट नंबर 4, राजनीति का परंपरागत उपागम नियमितताओं व अनियमितताओं से संबंधित, यानी दोनों से संबंधित है। लेकिन व्यवहारवादी उपागम केवल एक रूपताओं व नियमितताओं से संबंधित है। एक रूपताओं और नियमितताओं से संबंधित है, न कि अनियमितताओं से। व्यवहारवाद का कोई संबंध नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी नियमितताओं अनियमितताओं दोनों से संबंधित है। यह विशेषता परंपरागत से मेल खाती है डायरेक्ट।
पॉइंट नंबर 5, राजनीति का परंपरागत उपागम यूरोपीय देशों पर केंद्रित था, जबकि व्यवहारवादी उपागम एंग्लो अमेरिकी देशों पर केंद्रित था, और उत्तर व्यवहारवादी उपागम तृतीय विश्व के देशों पर केंद्रित हैं, यानी कि विकासशील देश उनसे संबंधित है, उनकी समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो ये रही सारणी, जिसका तुलनात्मक अध्ययन हमने देखा कि राजनीति का परंपरागत उपागम किस पर बल देता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, राजनीति का व्यवहारवादी उपागम किस पर बल देता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं मुख्य मुख्य, और राजनीति का उत्तर व्यवहारवादी उपागम किस पर बल देता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो डायरेक्ट विशेषताएं पूछी जा सकती है, या कथन और कारण वाला सवाल आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रॉबर्ट ए डाल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, एफ ए बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डेविड ईस्टन की है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की है कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड ईस्टन की है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ऑप्शन डी है ये पॉलिटिकल लाइफ, ये पुस्तक आई 1965 में। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस ये हुई 1967 में। ए एफ बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये आई 1908 में। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो आंसर आपका सी है जो सही होगा, CBDA। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद बी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, उसके बाद डी ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, और उसके बाद ए जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका राइट होगा, CBDA। यह सवाल NTA UGC नेट में पूछा गया था, हालांकि वहां पर ऑप्शन गलत थे। तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये किसकी पुस्तक है, तो ये है आर्थर एफ बेंटले की। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908। रॉबर्ट ए डाल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963। उसके बाद डेविड ईस्टन की है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, और उसके बाद है जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। इस प्रकार ये ऑप्शन रहेंगे। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक तरफ उनकी पुस्तकें और दूसरी तरफ उनके विचारक, इनको मिलान करने वाला भी सवाल आ सकता है, और इनकी पुस्तकों को कालक्रम में व्यवस्थित करने का भी सवाल आ सकता है, और इनकी पुस्तकें कब प्रकाशित हुई, इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है। ऑप्शन हमने सी देखा था, CBDA, ये राइट होगा। CBDA यानी कि रॉबर्ट ए डाल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आई है 1963 में, और जेम्स सी चार्ल्स कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस ये आई है 1967 में। आर्थर एफ बेंटले की पुस्तक आई, ये आई आपकी 1908 में।
और ये पुस्तक आई है 1965 में, पॉलिटिकल लाइफ। यदि इस प्रकार देखें तो सबसे पहले ऑप्शन सी का सी, उसके बाद में आएगा आपका बी, और उसके बाद में आपका आएगा डी, और उसके बाद में आपका आएगा ए। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। सीबीडीए, ये सवाल एनटीए यूजीसी नेट में आया था, वहां पर इसके ऑप्शन गलत थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है? चार्ल्स मेरियम, कार्ल मैनहाइम, डेविड ईस्टन, टारगेट पार्सन्स। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन ने। द पॉलिटिकल सिस्टम ये आई थी 1953 में। डेविड ईस्टन, उनकी ये काल अवधि रही है। इनका जन्म 1917 और मृत्यु 2014 में हुई है। इन्होंने 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना की। ईस्टन ने अपनी इस रचना के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण का कोशिश किया या प्रयास किया है जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को समाहित करने की प्रक्रिया यानी पेशकश की है, कोशिश की है। इसका मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, ना कि उसके कुछ भाग को। यानी कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाना जाना चाहिए, न कि उसके कुछ अंश को या भाग को। इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। डेविड ईस्टन ने अपनी इसी रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है इस पुस्तक में, द पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह कथन डेविड ईस्टन का है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद या उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन ने राजनीति के संबंध में निम्न परिभाषाएं दी है। तो व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक विशेषताएं बताते हैं कौन? डेविड ईस्टन। और उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के 7 तत्व या विशेषताओं, व्यवहारवाद के 8 बौद्धिक विशेषताओं या 8 तत्वों का उल्लेख करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताते हैं या 7 तत्वों का उल्लेख करते हैं डेविड ईस्टन। उत्तर व्यवहारवाद के 7 तत्व हैं या विशेषताएं हैं, या व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं या 8 तत्व है। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह कथन किस की परिभाषा का है, यानी किसकी परिभाषा है ये, या किस विद्वान का कथन है? गिलक्राइस्ट, मेटलैंड, गार्नर, बकल। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, तो यह कथन है प्रसिद्ध विद्वान मेटलैंड का। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मेटलैंड विद्वान का यह कथन है। बक्कल है, मेटलैंड है, बरक है, मैकेनी है आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते, यानी ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। बक्कल, मेटलैंड और बरक और मैकेनी। इसी संदर्भ में मेटलैंड का कहना है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। तो कौन से विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं? तो बक्कल है, मेटलैंड है, बरक है, मैकेनी है। ये विद्वान है जो राजनीति को विज्ञान की दृष्टि में नहीं रखते हैं। अगला सवाल है
राजनीति विज्ञान का समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है या किसका कथन है? राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। विलोबी, पॉल जेनेट, सीले और गॉर्नर। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा, पॉल जेनेट। तो इस कथन को आप किस प्रकार याद रखेंगे कि पावर जनरेट कौन करता है? जिसका आधार मजबूत होगा वही क्या करेगा? पावर यानी शक्ति को जनरेट करेगा। तो पॉल जेनेट का यह कथन है। पावर जनरेट कौन करता है? जिसका आधार मजबूत होता है। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है। राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत ये किसके पास होंगे? जिसके पास शक्ति ज्यादा होगी, जो पावर जनरेट करेगा, जिसका आधार मजबूत होगा। इस प्रकार आप इन ट्रिक्स के माध्यम से इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? यह बात कौन सा विद्वान करता है? कॉल है, गॉर्नर है, मैकियावली है, अरस्तू है? तो यह सवाल होगा ऑप्शन डी, अरस्तू। श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व के लिए बना रहता है राज्य। श्रेष्ठ जीवन की बात अरस्तू करता है, यानी कि यूनानी विचारक करते हैं। और अरस्तू कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्व है, रूप है, राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तू का कथन है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है और राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निर्मित अस्तित्व में आता है और उसके श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। यह बात यूनानी विचारक अरस्तू करता है। राज्य व्यक्ति का वृत्त रूप है, यह बात करता है प्लेटो, जबकि राज्य व्यक्ति का पूर्व रूप है, यह कथन है अरस्तू का। अरस्तू का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया, सद जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है, अच्छे जीवन के लिए। अरस्तू के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना ही नहीं, बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। कौन कहता है? अरस्तू कहता है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। इस प्रकार की बातें यूनानी विचारक अरस्तू करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना है या उनकी विशेषताएं दी गई हैं। पहला कथन है कि स्वभावतः आनुभाविक होता है, यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्वभावतः आनुभाविक होता है, यह तथ्यों पर केंद्रित होता है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी, डी। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। राजनीति का व्यवहारवादी दृष्टिकोण यह स्वभावतः आनुभाविक होता है, अनुभव को प्रधानता देता है, प्रयोगों पर उसका मापन करता है, तथ्यों पर केंद्रित है, मूल्यों को यह नकारता है। यह बात भी सही, हमने विशेषता देखी है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वास्तविक। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता नहीं, मूल्यों को बिल्कुल नकारता है, दर्शन को नकारता है ये। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है।
व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा युगांतकारी परिवर्तन आ गया, इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं, यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, तथ्यों पर बल देता है, मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। ध्यान रखिएगा, यह मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है और दर्शन को नकारता है। अतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल देता है, यानी कि विषयों को अंतर संबंधित करने पर बल देता है। आनुभविक अध्ययन पर बल देता है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल देता है। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम के दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई, रिलीवेंस एंड एक्शन। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। उत्तर व्यवहारवाद, निर्माण सिद्धांत, व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर व्यवहारवाद। ऑप्शन ए आपका राइट, सॉरी ऑप्शन बी राइट होगा, उत्तर व्यवहारवाद। यहां ऑप्शनों का क्रम चेंज है, बी डी ए सी है, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का ही अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा का संकेत है, उत्तर व्यवहारवाद, जिसके दो नारे थे, प्रासंगिकता तथा कार्यवाही, रिलीवेंस एंड एक्शन। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। कौन? उत्तर व्यवहारवाद। इसका मूल मंत्र है, सामाजिक सोच समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिकता तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। यह उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष तथा या तटस्थता भाग से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। यानी कि मूल्य प्लस तथ्य दोनों को ये आगे आने के लिए कहता है, दोनों का समावेश होना चाहिए। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 14 नंबर। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी सेवाइन की, लॉसवेल की, गवर्नर की, बार्कर की। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, तो ये बात करते हैं हेराल्ड लॉसवेल। राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं, व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लॉसवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा हेराल्ड लॉसवेल की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है। यहां आपको कथन दिए गए और फिर आपको सही विकल्प का चयन करना है। सार तत्व तकनीक से पहले आने चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का आह्वान करना, व्यवसायों का राजनीतिकीकरण। सही विकल्प का आपको चयन करना, जो उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति की प्रकृति से संबंध रखते हैं, उसकी विशेषताओं से संबंध रखते हैं, उसके तत्वों से मेल खाते हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, ये तीनों है कथन है जो उत्तर व्यवहारवाद के प्रति सत्य है। सार तत्व तकनीक से पहले आनी चाहिए,
क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, व्यवसायों का राजनीतिकीकरण करना। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की निम्न विशेषताएं हैं। राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सार तत्वों को प्राथमिक माना जाना चाहिए, यानी सार तत्व तकनीक से पहले आने चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सार्वभौगिक नहीं है, इसलिए। दूसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व। बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। कौन कहता है? उत्तर व्यवहारवाद करता है। तीसरा है, बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों का, यहां तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। यह भी कौन कहता है? उत्तर व्यवहारवाद कहता है। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स सी मैरियम, जॉन लॉक, ग्राहम ब्लास, आर्थर एफ बेंटली। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है। शिकागो विश्वविद्यालय की संबंध रखते हैं चार्ल्स सी मेरियम, जिन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। चार्ल्स सी मेरियम को जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, और इन्होंने उदारवाद का जो घर है वो इंग्लैंड को कहा जाता है, और जॉन लॉक का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ है। जॉन लॉक 3 प्राकृतिक सिद्धांतों की बात करते हैं, जिनमें वो कहते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिनमें संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता का आधार स्तंभ है। संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जॉन लॉक। ग्राहम ब्लास, जिनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जबकि आर्थर एफ बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार के सवाल भी आए हुए हैं। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में पुस्तक आई है। प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स सी मेरियम की पुस्तक है। आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं इस पुस्तक में। बहुत ही अच्छा सवाल है। 17 नंबर, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं में शामिल है नियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन। सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक, केवल पहला और दूसरा, केवल पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं में शामिल है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई है। तो आइए, इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नियमितताएं, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान, वियोजन नहीं है। नियमितताएं हैं, व्यवस्थापन है, सत्यापन, शुद्ध विज्ञान, एकरूपता, मूल्य निरपेक्षता इत्यादि। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। डेविड ईस्टन ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 के लेख में व्यवहारवाद की निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है।
डेविड इस्ट ने अपने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म लेख में व्यवहारवाद की निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है, जिनमें पहली है नियमितता, दूसरी है सत्यापन, जिसको हम व्यवस्थापन भी कह सकते हैं, वेरिफिकेशन, प्रविधियां, इनको हम तकनीकी या टेक्निक भी कह सकते हैं, इसकी जगह तकनीकी शब्द भी आता है, तकनीकी, क्या तकनीक। चौथा है परिमाणन, यानी उसका माप किया जा सके। पांचवा है मूल्य निरपेक्ष, छठा है क्रमबद्धता, सातवां है विशुद्ध विज्ञान और आठवां एकीकरण। इनका ये क्रम है, ये भी पूछा गया परीक्षाओं में। ईस्टर्न कहते हैं कि ये 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया गया है। इन्हें ईस्टर्न ने व्यवहारवादी धर्म, बिहेवियरल क्रीडो का है, बिहेवियरल क्रीडो का है। तो ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहली नियमितता, दूसरी सत्यापन या व्यवस्थापन, प्रविधियां या तकनीकी या तकनीक, चौथा है परिमाणन या परिमापन, पांचवा मूल्य निरपेक्ष, छठा है क्रमबद्धता, सातवां विशुद्ध विज्ञान, आठवां एकीकरण। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 18 नंबर। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा है या नारे हैं। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यह आपको 2 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का आपको चयन करना है। असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना अधिक सेकर है। दूसरा है अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। क्या होगा? ऑप्शन आपके समक्ष है ए बी सी डी। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित कौन सा नारा है? ऑप्शन आपका केवल एक सही होगा। असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना अधिक सेकर है, यह है जो ऑप्शन एक आपका राइट होगा। अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है, ये बात नहीं है, अधिक शब्द नहीं है। ऑप्शन एक आपका राइट होगा, केवल एक सही है। जिस प्रकार डेविड इस्ट ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई, उसी प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई है, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित रूप में इस प्रकार हैं। तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है, यानी सार तत्व महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने यह नारा दिया कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना से करे। व्यवहारवादियों का नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, और वहां क्या लिखा हुआ था? अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है, अधिक शब्दावली यहां पर नहीं है। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा दिया कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना सेकर है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक यथास्थिति पर नहीं। यानी कि उत्तर व्यवहारवादियों ने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक यथास्थिति पर नहीं। राजनीति विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया है, किसने? उत्तर व्यवहारवाद ने। तथ्य के साथ मूल्य भी जोड़े। राजनीतिक वैज्ञानिकों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व हैं, वह राजनीतिक वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, ये बात करता है कौन? उत्तर व्यवहारवाद। ये हमने एक स्लाइड ली है जहां आप देख सकते हैं इसका प्रूफ। ये व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद की पहली विशेषता है कि विषय सामग्री को प्रविधियों और पद्धतियों से अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद का मंत्र था, ये रहा
अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, केवल इतना ही है। जबकि उत्तरवादवाद कहता है कि असंगतिपूर्ण परिशुद्धता की अपेक्षा अस्पष्ट होना अधिक युक्ति संगत मानते हैं। उत्तरवादवादी प्रविधि की अपेक्षा विषय वस्तु को अधिक महत्व देते हैं तथा अन्वेषण के सूक्ष्म उपकरणों को खोजने की अपेक्षा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना अधिक आवश्यक समझते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। डेविड स्टन ने निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, जेम्स ब्राइस, हीगल। तो ऑप्शन बी राइट होगा, जेम्स ब्राइस की। ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कि जेम्स ब्राइस की आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है कौन? डेविड स्टन। डेविड स्टन ने ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोजता कहकर उसकी आलोचना की है। जेम्स ब्राइस संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक है। संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों एवं संस्थाओं का अध्ययन किया गया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस, लावेल, ऑस्ट्रोगास्क ने संस्थावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 20 नंबर। आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? संस्थावादी चार्ल्स मैक्लिबेन, अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग, मूल्यवादी सेबाइन। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, मूल्यवादी सेबाइन। यह सही सुमेलित नहीं है, सेबाइन इतिहासवादी है। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी तथा ऐतिहासिक उपागम पर आधारित हैं। यह समकालीन समस्याओं के समाधान ढूंढने में असफल रहा, अतः इसकी निर्माणकारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। स्टन ने इतिहासवादी राजनीतिक लेखन को 4 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित युग्म सही है। संस्थावादी चार्ल्स एस मैक्लाइवेन और कार्लाइल को रखा है। अंतःक्रियावादी एलन है, भौतिकवादी डनिंग और सेबाइन है, मूल्यवादी एडी लिंडसे हैं। एक बार पुनः यहाँ व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं और उसके मुख्य बिंदुओं को यहाँ तुलनात्मक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्यवहारवाद यह किस पर बल देता है? यह व्यक्ति या समूह के व्यवहार जैसा वह है वह पर बल देता है, जैसा है उसी का अध्ययन किया जाना चाहिए। जबकि उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता व सारगर्भिता पर बल है, ताकि सिद्धांत के सारयुक्त बनाया जाना चाहिए और उसे वास्तविकता के निकट लाया जा सके, यानी वास्तविकता से संदर्भ जोड़ा जा सके। उत्तर व्यवहारवाद इस पर बल देता है, प्रासंगिकता और कार्य दोनों पर। जबकि व्यवहारवाद कहता है कि व्यक्ति या समूह का व्यवहार जैसा है उसका वैसे अध्ययन होना चाहिए। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन में अंतःविषयी दृष्टिकोण का प्रयोग करता है।
और ये मूल्य व तथ्य को अलग अलग करके देखता है, मूल्यों को नकारता है कौन? व्यवहारवाद। जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों व तथ्यों को द्विभाजन के प्रति जो अंधा लगाव है व्यवहारवाद का, उसे नकारता है। यह कहता है कि इस प्रकार का अंधा लगाव न हो, अतः मानदंडों, मूल्यों व लक्ष्यों को कुछ स्थान देना चाहिए, यानी तथ्यों, मूल्यों और मानदंडों को कुछ स्थान देना चाहिए राजनीति विज्ञान में। अब व्यवहारवाद निश्चितता, मापन, परिमाणीकरण की तकनीकों पर अधिक ध्यान, ताकि तथ्यपरक रूप में मान्य सिद्धांतों का निर्माण हो सके। जबकि उत्तर व्यवहारवाद अति तथ्यवाद या राजनीति का वैज्ञानिकीकरण करने की होड़ का त्याग करता है। अति तथ्यवाद या राजनीति का वैज्ञानिकीकरण करने की होड़ का त्याग करता है कौन? उत्तर व्यवहारवाद। इसका चौथा पॉइंट है व्यवहारवाद का, यह सिद्धांत निर्माण में मूल्यों तथा तथ्यों का पृथक्करण करता है कौन? व्यवहारवाद। जबकि उत्तर व्यवहारवाद उदारवाद, प्लेटोवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद आदि से तटस्थ रूप से सामग्री को लेना, यानी कि यह सभी को शामिल करता है, मूल्य प्लस तथ्य दोनों को शामिल करता है कौन? उत्तर व्यवहारवाद। इसका पांचवा पॉइंट है व्यवस्थाबद्ध राजनीतिक सिद्धांत बनाने के लिए विश्व का वैज्ञानिकीकरण करने का प्रयास करता है कौन? व्यवहारवाद। जबकि यह वर्तमान एवं भावी परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में शोध का अध्ययन करना उपयुक्त समझता है, प्रासंगिक समझता है उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवादी राजनीति को सदम राजनीति या नकली राजनीति किस विचारक ने कहा? तो राइट उत्तर का ऑप्शन क्रिश्चियन बे ने। व्यवहारवादी राजनीति को सदम राजनीति या नकली राजनीति की संज्ञा देता है क्रिश्चियन बे। व्यवहारवाद के प्रथम क्रमानुसार 4 लक्षण ये हैं। पहला है नियमन, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण। सत्यापन या व्यवस्थापन भी कह सकते हैं। अगला सवाल है हंस यूलाऊ के अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रूप, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से हैं। ये हिंज यूलाऊ का कथन है कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रूप, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से होना चाहिए। ये परिभाषा भी परीक्षा में पूछी गई है हिंज यूलाऊ की। राजनीति विज्ञान की संतुलित एवं आधुनिकतम विकास की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर व्यवहारवाद, शक्ति संतुलन सिद्धांत, परंपरावाद, उदारवाद। ऑप्शन आपका ये राइट होगा, उत्तर व्यवहारवाद करता है। अगला सवाल है उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है क्रमनिष्ठ विज्ञान, ऑप्शन बी है प्रविधि से पूर्वसार, तकनीक पर जोर, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, तकनीक पर बल नहीं देता उत्तर व्यवहारवाद। तकनीक पर बल देते हैं व्यवहारवादी, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। जबकि क्रमनिष्ठ विज्ञान प्रविधि से पूर्वसार, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है उत्तर व्यवहारवाद। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। तकनीक पर बल कौन देते हैं? व्यवहारवादी देते हैं। अगला सवाल है प्रासंगिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? वैज्ञानिक समाजवाद से, उदारवाद से, प्रजातांत्रिक समाजवाद से, उदारवाद, उत्तर व्यवहारवाद से। ऑप्शन डी राइट होगा। उत्तर व्यवहारवाद से प्रासंगिकता यानी रिलीवेंस एंड एक्शन का सिद्धांत संबंधित है। प्रासंगिकता तथा कार्यवाही, ऑप्शन डी राइट होगा। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कितने लक्षण बताए हैं? 7, 8, 9, 10। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 7 लक्षण बताते हैं उत्तर व्यवहारवाद के।
28 नंबर सवाल है, व्यवहारवादी विभाग मुख्यतः संबंधित होते हैं राजनीतिक व्यवहार से, संस्थाओं से, संविधान से, राज्य से। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए राजनीतिक व्यवहार से। व्यवहारवादी विभाग मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार से संबंधित होते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल है 29 नंबर, चार्ल्स मेरियम द्वारा रचित पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल सिस्टम, पावर एंड सोसाइटी। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है, जबकि ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स ये ग्राम ब्लास की है, ग्राम ब्लास की। द पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन की है। व्यवहारवाद का अर्थ है समाजवाद, उदारवाद, साम्यवाद, अनुभववाद। तो ऑप्शन डी राइट होगा, अनुभववाद। क्रम व प्रासंगिकता संबंधित है व्यवहारवाद से, उत्तर व्यवहारवाद से, अराजकतावाद से, राजनीतिक विकास से। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, उत्तर व्यवहारवाद से। ऑप्शन बी राइट होगा, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है क्रम और प्रासंगिकता, एक्शन एंड रिलेवेंस। तो आज हमने इस वीडियो सीरीज में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद और राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।